वीडियो में डांस करते नजर आ रही यामिनी प्रिया, जो बाय नेचर बहुत ही शांत, खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। यामिनी का सपना बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का था और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत भी कर रही थी। लेकिन यामिनी ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि उसके इस सपने के बीच में एक ऐसा काल दस्तक दे देगा जो ना सिर्फ उससे इस सपने को छीन लेगा, बल्कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। ये केस दिखाएगा कि कैसे बाकी केसेस की तरह पुलिस के द्वारा की गई लापरवाही ने ना सिर्फ एक परिवार से उनके औलाद को छीन लिया, बल्कि एक सपने को, एक जीती जागती उम्मीद को और हमारे देश में रह रही सभी महिलाओं के विश्वास को भी तोड़ दिया। ये केस है बेंगलुरु के श्री रामपुरे एरिया का, जहां 16 अक्टूबर को यामिनी अपने घर से ये कहकर निकली थी कि आज उसका एग्जाम है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी जा रही है। नारगुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा की पढ़ाई कर रही यामिनी उस दिन अपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने गई थी। लेकिन यामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस घर से वो एग्जाम देने जा रही है, उस दहलीज पर वो आज के बाद कभी दोबारा अपने कदम नहीं रख पाएगी। उसी दिन करीब 12 बजे यामिनी ने अपने फादर को कॉल कर बताया कि उसका एग्जाम खत्म हो गया है एंड वो घर के लिए निकल रही है। और यही वो आखिरी बार था जब यामिनी की बात उसके फादर से हुई थी। एग्जाम खत्म करने के बाद यामिनी ने ग्रीन लाइन मेट्रो ली और मंत्री स्क्वायर सैम्पीज रोड स्टेशन पर उतरकर अपने घर की तरफ वॉक करने लगी। दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिस ने यामिनी के फादर गोपाल को कॉल कर बताया कि उनकी बेटी मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाली एरिया में इंजर्ड मिली है। घबराई हुई हालत में यामिनी के पेरेंट्स जब उसी लोकेशन पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी 20 साल की बेटी उसी जगह पर मृत हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसका गला किसी चाकू से बुरी तरीके से काटा गया था। चेहरे पर भी किसी तेज धार चाकू से बार बार वार किया गया था और उसके चेहरे पर भी एक लाल कलर का पाउडर छिड़का गया था। यामिनी के फादर ने पुलिस को बताया कि उसकी हत्या के पीछे उन्हीं के पड़ोसी विघ्नेश का ही हाथ है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए श्री रामपुरा पुलिस ने तुरंत विघ्नेश को ढूंढना शुरू किया। पुलिस की एक टीम सीधा विघ्नेश के घर पहुंची, लेकिन गेट पे लगे ताले को देखकर उन्हें कंफर्म हो गया था कि ये काम उसका ही है। नॉर्थ डिवीजन के डीसीपी बीएन नीमा गौड़ ने इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करते हुए पुलिस की 3 डिफरेंट टीम्स बनाई और विघ्नेश की हर एक्टिविटी पर नजर रखने को बोला। और मात्र 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने विघ्नेश को उसी के एक दोस्त हरीश के घर से 17 अक्टूबर की दोपहर को अरेस्ट कर लिया। पर इस केस को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ एंड बताता हूँ कि इस पूरे इंसिडेंट की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई थी। श्री रामपुरा लोकेलिटी के स्वतंत्र पाले एरिया के रहने वाली यामिनी प्रिया बचपन से ही अपने पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि उसका सपना एक डॉक्टर बनने का था। MES कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस से PUC यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कोर्स को 93% मार्क्स के साथ कंप्लीट करने के बाद उसने 2 साल नीट एग्ज़ाम की तैयारी भी करी। लेकिन जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो उसने बिना और समय गवाए बानाशंकरी एरिया में पढ़ने वाला नारगुन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले लिया। यामिनी की पूरी ज़िंदगी कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही सीमित थी एंड बाय नेचर वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग, कम बोलने वाली और सभी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बर्ताव करने वाली लड़की थी। What was Yamini like, and were you in touch with her after PUC? She was a very good girl, very kind-hearted person. यामिनी की जिंदगी एकदम सही ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में काल बनकर आए विघ्नेश ने उसकी हंसती खेलती जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया। यामिनी के घर के सामने वाले घर में रहने वाला 28 साल का विघ्नेश बाय नेचर एक बहुत ही जिद्दी, गुस्से वाला और आवारा किस्म का लड़का था और इस पूरी कहानी की शुरुआत एक नॉर्मल बातचीत से ही हुई थी एंड एक पड़ोसी होने के नाते यामिनी ने भी विघ्नेश से थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर दिया था। विघ्नेश यामिनी से ये कहकर बात करता था कि वो उसके भाई की तरह हैं एंड उसके होते हुए उसे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बातचीत को विघ्नेश कुछ और ही समझने लगा था। विघ्नेश यामिनी को पसंद तो करता ही था, पर उनके बीच में हुई बातचीत की वजह से अब वो उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगा था। धीरे धीरे विघ्नेश ने यामिनी को कॉलेज छोड़ने के बहाने से मिलना जुलना शुरू कर दिया। विघ्नेश उसे हर टाइम स्टॉक करता, उसके मोबाइल पर बार बार उसे कॉल करता एंड उसे मिलने के लिए भी फोर्स करता। इनफैक्ट नरेश ने व्हाट्सएप पर मिशन यामिनी प्रिया नाम से ग्रुप बनाया, जिसमें वो यामिनी के बारे में ग्रुप के मेंबर से पूछता रहता था, वो कहाँ जाती है, उसकी इस टाइम क्या लोकेशन है। मतलब विघ्नेश कॉन्स्टेंटली यामिनी पर इस ग्रुप के थ्रू नजर रख रहा था। हालांकि इस बात की क्लैरिटी अभी नहीं है कि जो भी लोग इस ग्रुप में थे वो एक्चुअल में यामिनी के फ्रेंड्स थे, जिनके थ्रू विघ्नेश उसकी लोकेशन पता करता था, या फिर वो विघ्नेश के ही यार दोस्त थे जो हर टाइम यामिनी पर नजर रखते थे एंड विघ्नेश को उसके बारे में बताते भी थे। विघ्नेश का यामिनी के टुवर्ड्स ऑब्सेशन इतना बढ़ चुका था कि उसने इस बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया था, जिसके बाद विघ्नेश की फैमिली यामिनी के यहाँ शादी का रिश्ता लेकर भी पहुँच गए थे।
बट अनसरप्राइजिंगली यामिनी के पेरेंट्स ने इस रिश्ते के लिए सरासर इनकार कर दिया था। रिश्ते के लिए ना होने के बाद विघ्नेश का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अप्रैल 2025 में ही करागा फेस्टिवल के दौरान विघ्नेश ने यामिनी के गले में ज़बरदस्ती मंगलसूत्र डाल दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि अब यामिनी मेरी वाइफ है, जिसके जवाब में यामिनी ने मंगलसूत्र को तोड़ते हुए इस बारे में अपनी फैमिली को बताया। 22 अप्रैल 2025 को यामिनी के पेरेंट्स ने श्री रामपुरा पुलिस स्टेशन में इस पूरे इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बताया और साथ ही साथ बताया कि विघ्नेश उनकी बेटी को हैरास करता है एंड उसे हर टाइम स्टॉक भी करता है, जिसपे स्टेशन की लेडी सब इंस्पेक्टर ने यामिनी के घर वालों को भरोसा दिया कि वो इसे इस बात के लिए अच्छा खासा लेसन देगी। पुलिस ने विघ्नेश को सम्मन भेजते हुए थाने में आने के लिए बोला और उसे वार्निंग भी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत करी तो वो उसे जेल में डाल देंगे, जिसके रिस्पॉन्स में विघ्नेश ने उन्हें दावा किया कि वो आज के बाद यामिनी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ यामिनी के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि विघ्नेश के खिलाफ FIR हो और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो, इसलिए उन्होंने भी विघ्नेश की बातों पर भरोसा करते हुए इस केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वो स्टेटमेंट है जो पुलिस ने मीडिया को इंसिडेंट के बाद बताई थी, पर असल में सच्चाई कुछ और ही थी, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। विघ्नेश ने इस इंसिडेंट के 6 महीने बाद तक यामिनी को तंग नहीं किया और ना ही यामिनी ने इसके बाद अपने घर पर विघ्नेश के बारे में कुछ बताया, क्योंकि शायद वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले उसकी वजह से परेशान हो। लेकिन यामिनी के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें विघ्नेश की हरकतों पर भरोसा नहीं था, इसलिए यामिनी के फादर अक्सर उसे कॉलेज से पिक और ड्रॉप भी किया करते थे। 16 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ाम वाले दिन यामिनी अकेले ही घर से कॉलेज चली गई थी और उसी दिन मौका देखकर विघ्नेश ने उसे मंत्री स्क्वायर मॉल के पीछे वाले रास्ते पर पहले उसे उसके साथ बात करने के लिए फोर्स किया और जब यामिनी ने इस बात से इनकार किया तो विघ्नेश ने एक चाकू से उसके गले को काट दिया। यामिनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता इससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। एटॉप्सी रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया कि विघ्नेश ने उसके चेहरे पर पहले लाल मिर्च फेंकी और एक तेज़धार चाकू से उसके गले को रौंद दिया एंड उसके बाद उसने उसी चाकू से उसके चेहरे पर बार बार वार किया और घटना को अंजाम देने के बाद वो वहाँ से भाग गया और भागने के बाद अपने दोस्त हरीश के घर पर जाकर छुप गया। लेकिन 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने विघ्नेश के ऊपर BNS सेक्शन 103 यानी कि मर्डर और सेक्शन 78 यानी कि स्टॉकिंग के चार्जेस लगाए। एज ऑफ नाउ विघ्नेश और हरीश पुलिस की गिरफ्त में हैं एंड उन्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश करने के बाद ट्रायल के बाद ही साबित होगा कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। पर मैं तारीफ़ करूंगा उन सभी पुलिस वालों की जिन्होंने बहुत ही फास्ट पेस तरीके से इस केस पर एक्शन लिया और सिर्फ एक ही दिन के अंदर अंदर उन्होंने यामिनी के कातिल को पकड़ भी लिया। लेकिन अब मेरा सवाल उन चंद पुलिस वालों से है जिन्होंने इनिशियल रिपोर्टिंग में ही विघ्नेश के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू BNS सेक्शन 78 कोई भी मैन अगर किसी भी वुमेन का पीछा करता है, उसे कांटेक्ट करता है बिना उस वुमेन की परमिशन के, तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर लाई करता है, जिसके तहत स्टॉक करने वाले पर FIR तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ उसे पनिशमेंट के तौर पर जेल में भी डाला जाना चाहिए। फिर चाहे कंप्लेंट कराने वाली फैमिली FIR दर्ज करने को बोले या ना बोले। लेकिन इस केस में ना ही FIR लिखी गई, ना ही विघ्नेश को जेल में डाला गया, उसे बस वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि एक हाईली इन्फ्लुएंशियल स्टेट मिनिस्टर ने विघ्नेश को इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया और पुलिस को उसके खिलाफ FIR ना लिखने को बोला और इस केस को रफा दफा कर दिया। और तो और पुलिस ने विघ्नेश के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी चेक करने की जरूरत नहीं समझी। विघ्नेश के ऊपर पहले से ही केसेस दर्ज हैं और सिटी मार्केट पुलिस ने उसे कोविड-19 के दौरान फेक पुलिस वाला बनकर लोगों से पैसे वसूलने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। लेकिन फिर क्यों पुलिस ने उसके रिकॉर्ड्स को चेक नहीं किया? क्यों पुलिस ने बाकी केसेस की तरह इस केस को भी लाइटली लिया, जिसका अंजाम यामिनी और उसके घर वालों को भुगतना पड़ा? NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग स्टॉकिंग के मामले पूरे देश में हर साल बढ़ रहे हैं। 2021 में 9,285 स्टॉकिंग के केसेस दर्ज हुए, जो 2023 में बढ़कर 10,495 तक पहुंच गए। और अगर मैं सिर्फ कर्नाटका की बात करूं तो लास्ट ईयर 242 केसेस रिकॉर्ड किए गए, जिसमें से 254 विक्टिम्स थे। यानी कि सभी के सभी स्टॉकिंग वाले केसेस में स्टॉक करने वाले ने हर बार किसी ना किसी को विक्टिम बनाया ही है। लेकिन ये सब पता होते हुए भी इन मामलों में इतनी लापरवाही क्यों? क्यों पुलिस सारे प्रोसीजर्स को टाइमली फॉलो नहीं करती? आखिर क्यों सभी कानून बने होने के बाद भी पुलिस उस अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेती? आखिर क्यों कुछ हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग इन क्रिमिनल्स का साथ देते हैं? लेकिन वही बात है ना कि शायद अब इस बारे में बात करने को फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी और वीडियोस में कई बार इस बात का जिक्र भी किया है। हर्षिता बरेला वाले केस में भी पंकज के ऊपर सारे आरोप प्रूव होने के बाद भी वो आज भी खुलेआम इंडिया में घूम रहा है
और हर्षिता के घर वालों को डर है कि मौका देकर पंकज उन्हें भी मार सकता है। लेकिन ना ही पुलिस अब तक उसे पकड़ पाई है और शायद ना ही कभी पकड़ पाएगी, बिकॉज वो पकड़ना ही नहीं चाहती। और मैं आपको बता दूं कि मेरा यह सवाल पूरे देश की पुलिस से नहीं है, मेरा सवाल उन चंद पुलिस वालों से है जो अपनी वर्दी का फायदा उठाकर या तो केस को दबा देते हैं या फिर कोई कार्रवाई ही नहीं करते। आखिर क्यों पुलिस इन मिनिस्टर्स के दबाव में आकर कोई एक्शन नहीं लेती? बट ये बात कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इस केस को भी बाकी केसेस की तरह किसी धूल भरी फाइल के नीचे दबा दिया जाएगा और शायद विघ्नेश को कुछ टाइम बाद बेल भी मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो के जरिए मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि शायद पुलिस और कोर्ट के ऊपर इस केस को लेकर प्रेशर बढ़े और कोर्ट जल्द से जल्द विघ्नेश, हरीश और उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके। और मेरी आप सभी से भी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन सभी महिलाओं से जो इस वीडियो को देख रही हैं, कि प्लीज़ अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखें, सतर्क रहें और अगर कुछ भी गलत लगे तो प्लीज़ उसे जल्द से जल्द पुलिस को बताएं। और अगर पुलिस कोई एक्शन ना ले तो इस बात की रिपोर्ट आप हाई लेवल पर करें। शायद इस केस में भी पुलिस ने अगर टाइमली विघ्नेश के खिलाफ कोई एक्शन लिया होता तो यामिनी आज हमारे बीच में जिंदा होती। लेकिन अब इस बात से शायद किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर उन माँ बाप का क्या जिन्होंने अपनी 20 साल की बच्ची को खो दिया? हम सोशल मीडिया के जरिए या फिर कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाकर विघ्नेश को सज़ा तो दिलवा देंगे, पर क्या विघ्नेश की कोई भी सज़ा यामिनी के माँ बाप के दुख को कभी कम कर पाएगी? शायद नहीं।